हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th का जनरली चैप्टर नंबर 9, यानी अगर बुक 2 है तो चैप्टर नंबर 1 बोल देंगे हम लोग, और अगर फिजिक्स में ऐसी बात करूं तो चैप्टर नंबर 9 है क्लास 11th के फिजिक्स का, ठीक है, जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि आप टर्म 2 आने वाला है आपका, तो इसमें बेसिकली जो फर्स्ट चैप्टर है वो यही है, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड। आज हम लोग बेसिकली इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, और ऐसा इंट्रोडक्शन जिसमें हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से इस चैप्टर को पूरी तरीके से बीट करना है, ठीक है, किस तरह से अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से गेन करना है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत ही आसान लैंग्वेज में, जिससे आपको एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले कि सर यहां से स्टार्ट करेंगे कि जनरली हम लोग रिजिड बॉडी किसको कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि रिजिड बॉडीज क्या होती हैं। ठीक है, तो रिजिड बॉडीज की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि भाई फॉर एग्जांपल मान लो कि ये कोई बॉडी है, ध्यान से देखना प्लीज, ये कोई बॉडी है, ठीक है, जिसमें इंटरनल कोई दो पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो अगर इस पर यानी इस बॉडी पर किसी तरह का फोर्स लगाने से, एक्सटर्नल फोर्स अगर मैं लगाऊं, और इस एक्सटर्नल फोर्स के लगने से इन दोनों पॉइंट के बीच की पोजीशन, यानी इन दोनों पॉइंट की पोजीशन अगर चेंज ना हो, तब हम इस बॉडी को कहते हैं रिजिड बॉडी। ठीक है, तो इस फोर्स को हम लोग जनरली डिफॉर्मिंग फोर्स के नाम से भी जानेंगे, क्योंकि डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब होता है कि ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी के शेप और साइज में या लेंथ में चेंज कर दे। ठीक है, यानी शेप और वॉल्यूम में चेंज ला दे। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। अब अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाऊं और इन दोनों के बीच की पोजीशन, अगर इन दोनों पार्टिकल अंदर इंटरनल जो मॉलिक्यूल है किसी बॉडी की, उसके बीच की अगर पोजीशन चेंज ना हो तो हम बोलेंगे रिजिड बॉडी, और अगर चेंज हो जाए तो बोलेंगे कि ये रिजिड नहीं है। तो उसमें एक बात मैं बता दूं आपको कि आइडियली कोई देखा जाए कि आइडियली कोई रिजिड बॉडी होती नहीं है, मतलब कोई आइडियल रिजिड बॉडी नहीं मानी जाती है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि हर बॉडी, कोई भी दुनिया की कोई भी बॉडीज हो, कोई भी ऑब्जेक्ट्स हो, अगर उसको हम खींचेंगे या डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे उसके ऊपर, हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ खिंचाव, यानी कुछ ना कुछ उसके अंदर जो है जनरली टेंशन या समझ लो आप एक तरह से स्ट्रेस आना जरूरी है। ठीक है, आएगा ही, क्योंकि इंटरनल मॉलिक्यूल की जो मतलब बीच में जो पोजीशन है वो चेंज हो ही जाएगा। ठीक है, तो आइडियली कोई चीज रिजिड होती नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सर डिफॉर्मिंग फोर्स होता क्या है, व्हाट इज डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, तो बात करते हैं, तो ये इस तरह के इसको डिफाइन कर सकते हैं कि डिफॉर्मिंग फोर्स इज द फोर्स बाय विच द इंटरनल मॉलिक्यूल ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन। इसको सिंपल लैंग्वेज में हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब सर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दिया, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या करता है? डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से किसी बॉडी के अंदर लेंथ, शेप और वॉल्यूम में चेंज आ जाता है। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक एग्जांपल और लूंगा, जैसे मैंने क्या करा, एक बॉडी ली, एक बॉडी को मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया उसके ऊपर, यानी कि डिफॉर्मेशन फोर्स लगाया। ये बॉडी थी कुछ इस तरह से, है ना, हमने क्या करा, इस पे एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया यहां से। क्लियर है? अब हमने जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि इस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से इस बॉडी के अंदर क्या फील होगा, एक स्ट्रेस फील होगा, एक खिंचाव फील होगा। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग ब्रेक करके देखें बीच से, तो कुछ इस तरह से हम लोगों को दिखेगा। फॉर एग्जांपल हमने क्या करा, इस बॉडी को बीच से यहां से हमने क्या करा, ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक करने के बाद ये कुछ इस तरह से इसका क्रॉस सेक्शन दिखेगा। हमने क्या करा, इसको ब्रेक किया। ठीक है, और देखेंगे कि डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से इसके अंदर क्या चेंज आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या करा था, यहां से फोर्स लगाया था, तो बच्चों इस फोर्स की वजह से, इस डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से अंदर एक इंटरनल फोर्स काम करेगा, एक इंटरनल फोर्स काम करे। जैसे मान लो कि इस बॉडी को इधर से, जैसे मान लो अगर ये सपोर्ट में हटा दूं और इस बॉडी को इधर से भी खींचा जाता, फॉर एग्जांपल दोनों तरफ से फोर्स लगाया जाता, तो कुछ इस तरह से मैंने डिवाइड किया इसको, और हमने दिखाया आपको डिवाइड करके कि जब इधर से खींच रहे हैं तो इधर की तरफ एक रिस्टोरिंग फोर्स, यानी कि एक फोर्स काम कर रहा है इधर की तरफ, यानी इस फोर्स की वजह से ये ऑपोजिट फोर्स एक काम कर रहा है। ठीक है, और इसकी वजह से ये वाला ऑपोजिट फोर्स एक काम कर रहा है। पता है इस इंटरनल फोर्स का नाम क्या होता है? इसका नाम होता है बच्चों रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब बता दूं मैं आपको, इसे मार्कर है, मैंने इस मार्कर को मैंने क्या करा, खींचना स्टार्ट किया। जब इसको मैं पुल करूंगा, खींचूंगा, तो इसके बीच में किसी एरिया का, किसी पर्टिकुलर सेक्शन, क्रॉस सेक्शन पे क्या होगा, एक फोर्स फील होगा। तो क्या अगर मैं इसको यहां से पकड़ रखा है मैंने मार्कर को, और मैं इसको यहां से खींच रहा हूं, तो इस पर तो मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, तो अंदर से ये क्या करेगा, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये उल्टी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, जो इस चेंज को होने नहीं देगा। मतलब जो फोर्स लगा रहा हूं मैं, इसकी वजह से इस मॉलिक्यूल को तोड़ने से बचाएगा। तो अंदर इंटरनल जो ये फोर्स लग रहा है बच्चों, मॉलिक्यूल्स जो अंदर से फोर्स लगा रहा है, इस फोर्स का नाम होगा डिफॉर्मिंग फोर्स।
क्लियर है बच्चों। और डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी के बाहर से दिखाई नहीं देगी, बॉडी के अंदर होती है डिफॉर्मिंग, इसलिए हम लोग इसको इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। सॉरी, रीस्टोरिंग फोर्स की मैं बात कर रहा हूं। अगर रीस्टोरिंग फोर्स बॉडी के अंदर होती है, बाहर नहीं होती। डिफॉर्मिंग तो हमें बाहर से दिख जाती है, पर रीस्टोरिंग फोर्स कहां होगी? अंदर होगी। और ये रिस्टोरिंग फोर्स जनरली मॉलिक्यूल्स के बीच में लगती है, मतलब मॉलिक्यूल्स लगाती है उस डिफॉर्मिंग फोर्स के अगेंस्ट, उस डिफॉर्मिंग फोर्स के खिलाफ में। क्लियर है बच्चों? तो इसको हम लोग बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। अब रीस्टोरिंग फोर्स को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? तो अब लोग हेडिंग डालते हैं कि कैसे, हाउ टू कैलकुलेट द रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं हम लोग? तो देखते हैं यहां पर कैसे करेंगे। देखो, हमने माना कि पहले जो है ना, ये जो हमारा रॉड था वो कुछ ऐसा था, ध्यान देना प्लीज। ये रॉड ऐसा था जिसकी लेंथ कितनी थी बच्चों? L थी। इसका मास कितना था? M। ठीक है, इसका मास कितना था? इस रॉड का मास था M। हमने क्या करा, इसको ब्रेक करा बीच से, मतलब क्योंकि हमने फोर्स लगाया, यहां पर क्या लगाया हमने? इस पर फोर्स लगाया। जब फोर्स लगाएंगे तो एक रीस्टोरिंग फोर्स इधर की तरफ वर्क करेगा, सबको पता है, क्लियर है। अच्छा, जहां से मैंने इस बीच में देखना चाहा कि यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स, मैंने जहां पर ये डॉटेड लाइन लगाया है, मैं ये देखना चाह रहा हूं कि इस डॉटेड लाइन की जगह पर रीस्टोरिंग फोर्स कितना काम कर रहा है। अपने मर्जी से आप जहां चाहो वहां कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने यहां पर ले लिया कि इस पॉइंट पर, इस क्रॉस सेक्शन एरिया पर, मतलब मैंने इसको क्या करा, डिवाइड करके मैंने यहां लिख लिया। ठीक है, कि मैं चाह रहा हूं कि इस पर, इस बॉडी पर, इस वाली जगह पर कितना रीस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा है, मैं पता लगाना चाह रहा हूं। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ है बच्चों, इसकी लेंथ पूरी L थी, तो मैंने इसकी लेंथ मान लो मैंने ले ली X। कितनी लेंथ है इसकी? X। ठीक है, ओके। पूरी कितनी थी? पूरी कितनी थी? L। ठीक है, तो इसकी कितनी है? X हमारी। ठीक है, चलो अब क्या है, ध्यान से देखना प्लीज। अब अगर मैं मानूं इसका मास कितना है सर, तो इसका मास है बच्चों M डैश। कितना मास है इसका? M डैश, क्योंकि इसका M था पूरा का मास। अब इसको मैंने काट दिया, क्रॉस सेक्शन मतलब इसको बांट दिया हमने, तो इसका मास क्या ले लिया हमने? M डैश ले लिया। चलो ठीक है सर, ओके। अब आप बताओ मुझे कि अगर मैं इस रॉड के लिए मैं यहां पर मास पर यूनिट लेंथ यानी कि लीनियर मास डेंसिटी का फॉर्मूला लिखना चाहूं, तो इसके लिए क्या होगा? मान लो मैंने लीनियर मास डेंसिटी को K से डिनोट किया। ठीक है, तो K का फॉर्मूला यहां पर हो जाएगा मास पर यूनिट लेंथ। ध्यान देना प्लीज, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है सर, ओके। अब अगर मैं सेम फॉर्मूला यहां पर लगाना चाहूं, तो यहां पर लीनियर मास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? K इक्वल्स टू मास पर यूनिट लेंथ। इसकी लेंथ कितनी है बच्चों? X। मास पर यूनिट लेंथ। अब अगर मैं यहां से M डैश की वैल्यू निकालना चाहूं, तो M डैश की वैल्यू यहां से आ जाएगी K इंटू में X। अब K की वैल्यू कितनी है यहां से? M बाई L, तो M अपॉन में L इंटू में X। क्लियर है, मतलब हमें मास M डैश की वैल्यू पता चल गई, M बाई L इंटू में X। अब मैं चाहूं तो इस पूरी बॉडी के लिए फोर्स, यानी कि ये जो फोर्स लग रहा था इधर, ये जो फोर्स हमारा लग रहा है, तो हमें एक्चुअली ये फोर्स नहीं कैलकुलेट करना, हम लोग को ये फोर्स कैलकुलेट करना है, रीस्टोरिंग फोर्स। तो आप बताओ फोर्स का वैसे फॉर्मूला क्या होता है? तो फोर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों, जिसको हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे, फोर्स का फॉर्मूला होता है M इंटू में A। तो M डैश इंटू में A, मास इंटू में एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो ठीक है सर, ओके। तो अब मास की जगह पर क्या रखेंगे? रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल्स टू मास। M डैश की जगह क्या रखेंगे? M बाई L इंटू में X, M अपॉन L इंटू में X इंटू में ए तो पहले से था। तो इस तरह से रीस्टोरिंग फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया। बहुत बच्चों को यहां कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर हमने M डैश की वैल्यू M बाई L इंटू में X जो है हमने कैसे निकाला, समझ नहीं आया। देखो मैं दोबारा बता रहा हूं, देखो हमने क्या करा, पहले पूरे रॉड के लिए K की वैल्यू लिख ली M बाई L, मास पर यूनिट लेंथ। फिर हमने क्या करा, छोटे से रॉड के लिए हमने लिखा कि K इक्वल्स टू M डैश बाई X। तुमने कहा सर इसमें भी K, इसमें भी K, क्यों, क्या मतलब इसका? तो भाई देखो ध्यान सुनना, मान लो ये मार्कर है, इसकी अगर इसका रेगुलर क्या नाम है अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल का, मतलब एक रेगुलर क्या नाम है लेंथ है इसका, क्या नाम है मार्कर का, मतलब कहीं से पतला कहीं से मोटा नहीं है अगर, तो बच्चों इसकी जो लीनियर मास डेंसिटी होगी वो हर जगह क्या होगी? सेम होगी। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब क्या, कि मतलब उसकी उनका पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है भाई, हर जगह अगर इसकी थिकनेस सेम है, इसका मतलब हर जगह पार्टिकल का अरेंजमेंट क्या है? सेम है। अगर मैं इस मार्कर को दो पार्ट में तोड़ दूं, तो पहले अगर लीनियर मास डेंसिटी K थी, तो अब भी तो क्या होगी? K ही होगी ना, क्योंकि किसी पार्ट मतलब इस मार्कर को तोड़ने से बीच से इसके पार्टिकल का अरेंजमेंट नहीं बिगड़ेगा ना भाई, उसका तो अरेंजमेंट, उसकी डेंसिटी तो सेम होगी। इसलिए पहले K लिया था, तो बाद में भी हमने क्या ले लिया? K ही लिया है। पहले K की वैल्यू हमने क्या लिखी? इसका पूरा मास अपॉन इसकी पूरी लेंथ। हमने अब इसके लिए क्या लिखा? इसका पूरा मास यानी M डैश और अपॉन इसकी पूरी लेंथ कितनी है? X। हमने क्या करा, यहां से M डैश की वैल्यू चाहिए थी हमें, हमने क्या करा, K का X से मल्टीप्लाई कर दिया, K इंटू X, K की वैल्यू रख दी M बाई L इंटू में X। मैं चाहता तो आपको ऐसे भी सीधा सीधा बता सकता था, तो ये मैंने तरीका बताया आपको ताकि आप बहुत मतलब ज्यादातर आपको ये काम आएंगे आगे जाकर के। ठीक है, मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता दूं, उसको ऐसे भी कर सकते थे कि भाई सर L लेंथ का, ध्यान से देखना, L लेंथ का मास कितना था? M था, तो यूनिट लेंथ का मास क्या होगा? M बाई L। मैं यूनिटरी मेथड का यूज कर लेते हैं यहां पर। ठीक है, L लेंथ का मास कितना था? M था, L लेंथ का मास M था, तो यूनिट लेंथ का मास कितना होगा? M बाई L।
कितने लेंथ का मास चाहिए हम लोगों को, एक्स लेंथ का मास चाहिए ना, तो इसलिए एक्स लेंथ का मास कितना आ जाएगा, एम बाई एल इंटू में एक्स। देखो आप सेम चीज आ रही नहीं आ रही, देखो सेम चीज आ रही नहीं आ रही, आप ही बताओ। मतलब हम चाहते तो यूनिटरी मेथड से भी कर लेते, आसान है ये वाला मेथड बेटर, मतलब आप दोनों में से जो समझ में आए आपको ज्यादा बेटर है, अच्छी बात है, लेकिन दोनों समझ लो तो और ज्यादा अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि दोनों ही आपको काम आएंगे कहीं ना कहीं। क्लियर है, यूनिटरी मेथड है और ये नॉर्मल अपना लीनियर मास डेंसिटी को हमने यूज करके कर लिया, ठीक है, क्लियर है। इस तरह से हमने रीस्टोरिंग फोर्स को कैलकुलेट कर लिया है। समझ आई बात बच्चों आपको, क्लियर है। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी क्या होती है, ठीक है। तो बच्चों हम लोग देखेंगे इलास्टिसिटी क्या होती है, ध्यान से देखना। इलास्टिसिटी का मतलब है, इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूं यहां पे इलास्टिसिटी की, कि व्हेन अ बॉडी, या व्हेन की जगह आप इफ भी लिख दो, शॉर्टकट थोड़ा आसान लगेगा, इफ अ बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल shape and size after removal of deforming force, then this property is called elasticity. And body is said to be elastic. बच्चों इलास्टिसिटी की डेफिनेशन देखो, इफ अ बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, देन दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी एंड द बॉडी इज सेड टू बी इलास्टिक। क्या मतलब है कि मान लो कि हमने किसी बॉडी पर क्या करा, फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, और डिफॉर्मिंग फोर्स में मान लो थोड़ा खिंच गया, और खिंचने के बाद अगर मैंने वापस से डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया, मतलब वापस से उसको मैंने छोड़ दिया, और अगर फौरन या अपने शेप एंड साइज को दोबारा से रिगेन कर लेता है, तो हम इस प्रॉपर्टी, बॉडी की इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, इलास्टिसिटी, और इस बॉडी का नाम पड़ जाएगा इलास्टिक बॉडी, ठीक है। मतलब इलास्टिक किसी चीज का नाम है, तो इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है, इलास्टिक कोई बॉडी हो सकता है, ठीक, कोई भी बॉडी हो सकता है। जैसे मान लो रबर है हमारे हाथ में, अब मैंने रबर को क्या किया, रबर को ऐसे खींचा, और हमने कुछ थोड़ा सा खींचने के बाद मैंने उसको क्या करा, छोड़ दिया। अगर छोड़ने के बाद ये अपने शेप एंड साइज को रिगेन कर लेता है, इसका मतलब एक इलास्टिक बॉडी है, और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होगा, इलास्टिसिटी होगा। आप खुद देखो कि आप मान लो कोई स्टील की प्लेट है आपके पास, स्टील की बहुत पतली प्लेट है, थिन शीट है, आपने उसको क्या होगा, ऐसे मोड़ा, ऐसे मोड़ने के बाद क्या होगा, अगर आपने वैसे उसको छोड़ दिया तो क्या होगा, अपने शेप एंड साइज को दोबारा से रिगेन कर लेगा। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलास्टिसिटी, और ऐसे बॉडी को बोलेंगे इलास्टिक बॉडी, ध्यान रखना, ठीक है। तो इलास्टिसिटी एंड इलास्टिक ऑब्जेक्ट आपको क्लियर हो गया होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एक बात और बोलूंगा आपसे, ठीक है। जैसे आप कोई रॉड है, ध्यान देना प्लीज, कोई रॉड है हमारे पास, यहां पे आपको इस तरह समझा दूं कि कोई रॉड है, इस रॉड को आपने क्या करा, बीच से इसको मोड़ने की कोशिश की, बीच से आपने इसको मोड़ने की कोशिश की, ठीक है। तो आपने क्या करा, पैर रखा बीच में और दोनों तरफ से ऐसे उठाया, ऐसे जब उठाओगे तो हल्का, जब भी थोड़ा सा फोर्स लगाओ तो हल्का से देखो रॉड मुड़ रहा है, हल्का सा रॉड मुड़ेगी, फिर उसको छोड़ दो, फिर वो वापस से अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ जाएगा। लेकिन क्या है, ध्यान से देखना, तो इसका मतलब है कि रॉड क्या है, इलास्टिक है, इलास्टिक मतलब थोड़ा सा इलास्टिसिटी इसके अंदर है। अब क्या है कि अगर आपने इस पर थोड़ा और फोर्स लगा दिया, तो बच्चों और फोर्स लगाने से क्या होगा, रॉड के अंदर रॉड का शेप एंड साइज चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब आपने इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स अगर बढ़ा दिया तो बॉडी इलास्टिसिटी तो दिखाएगी, लेकिन अपने वापस ओरिजिनल शेप एंड साइज में हो सकता है वापस ना जाए। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि इलास्टिसिटी जस्ट एक प्रॉपर्टी है जिससे किसी बॉडी का ये पता लगा सकते हैं कि वो अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन करता है या नहीं करता। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, ठीक है। अब चले एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास स्प्रिंग है। स्प्रिंग को क्या करते हैं बच्चों हम लोग, स्प्रिंग को अगर हमने यहां से खींचा, तो थोड़ा सा खींचने के बाद उसकी लेंथ चेंज होगी। लेंथ चेंज होने के बाद हम क्या करते हैं, इसको अगर हमने छोड़ दिया तो वापस अपने शेप एंड साइज में आ जाता है। तो हम कहेंगे कि स्प्रिंग क्या है, इलास्टिक बॉडी है और इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, इलास्टिसिटी है। ठीक है, तो इस तरह से जनरली हम लोग इलास्टिसिटी को समझ सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर ध्यान से देखना बच्चों। हम यहां पर क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला कि एक जैसे कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, ध्यान देना, ये कोई बॉडी है, यहां पर कोई दूसरी बॉडी है, यहां पर कोई तीसरी बॉडी है, यहां पर कोई चौथी बॉडी है और सब एक दूसरे से स्प्रिंग से बंधी हुई है।
किससे बंधी हुई है? स्प्रिंग से बंधी हुई है, ठीक है, स्प्रिंग से बंधी हुई है। ये आपको मैंने एनसीईआरटी बुक के एक एग्जाम्पल, एक फिगर है वहां से उठा के मैंने इसमें से कुछ सेक्शन को काट के यहां बनाया है। आपको यहां पर दिख भी रहा होगा कि एनसीईआरटी का जो वो डायग्राम है वो कैसा दिखता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो क्या है कि अगर मैं बोलूं, अच्छा इसकी डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं कि इसकी डिस्टेंस क्या है बच्चों? आर है। इसकी डिस्टेंस क्या है बच्चों? आर है, ठीक है। चलो अब मैं थोड़ा सा आपको ना पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ से समझाता हूं, पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ से कि कैसे रिलेटेड है ये चीज, ठीक है। चलो समझते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या। आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी में कि अगर ये पोटेंशियल एनर्जी है, ग्राफ जो हमारा जो कर्व होता है वो कुछ ऐसा होता है। हमारा जो कर्व होता है वो कुछ ऐसा होता है। हमारा जो कर्व होता है वो कुछ ऐसा होता है। क्या मतलब? देखो हमने क्या करा, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी बताओ क्या है? मिनिमम है। यहां पर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी क्या है? यहां पर क्या है? मिनिमम है, ठीक है। यहां पर क्या है? मिनिमम है। हमने क्या करा यहां पर, अच्छा ये डिस्टेंस कितनी है बच्चों? ये डिस्टेंस कितनी है? ये डिस्टेंस आर है। क्या मान लेते हैं? आर है। यहां पर क्या पोटेंशियल एनर्जी? मिनिमम है। मतलब अभी आर जो है, आर की वैल्यू पर अभी मिनिमम। अब देखो जरा, मैं अगर आर को कम करने की कोशिश करूं, मतलब आर को मैं कम करूं, आर को मैं कम करूं मतलब देखो इस दोनों बॉडी को अगर मैं दबाने की कोशिश करूं, स्प्रिंग को अगर मैं दबाऊंगा तो क्या होगा? स्प्रिंग के अंदर एक एनर्जी आएगी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे स्प्रिंग को दबाऊंगा मतलब कम करूंगा, आर को मैं कम कर रहा हूं, तो देखो अब ध्यान से, जैसे ही मैं आर को कम करूंगा, जैसे मैं आर को कम करूंगा तो देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है? अब अगर मैं आर को और खींचूं, आर को अगर मैं खींचूं, मैं आपको क्या बता रहा हूं? इलास्टिसिटी को समझा रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी से कैसे रिलेट कर देता हूं, ठीक है। अब जैसे मैंने आर को खींचा, इसको स्प्रिंग को हमने क्या करा? पकड़ के खींचा, तो पकड़ के खींचेंगे तो आर बढ़ेगा। अगर मैं आर को बढ़ाऊंगा, आर को बढ़ाने का मतलब मैं ऐसे चलूंगा, तो आर को अगर मैं बढ़ाऊंगा तो देखो आर को बढ़ाने के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो रही है? इंक्रीज। मतलब आर को कम करूं या ज्यादा करूं, दोनों केस में क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं। और जनरली बॉडी की इलास्टिसिटी को हम यहां से समझ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर बॉडी को मतलब हम चेक करना है कि इलास्टिक है कि नहीं, तो हम उसको क्या करेंगे? स्ट्रेच करके देखेंगे या फिर हम उसको दबा के देखेंगे। यानी डिफॉर्मिंग फोर्स हम कैसे लगा सकते हैं? उसको खींच के लगा सकते हैं या उसको दबा के लगा सकते हैं। क्लियर है बच्चों? इस तरह से तो आपने देख लिया कि इलास्टिसिटी क्या होती है, इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। अब एक और डेफिनेशन आती है, प्लास्टिसिटी क्या होती है और प्लास्टिक ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, ठीक है। देखना ध्यान से, इसकी ठीक ऑपोजिट डेफिनेशन है, इसकी ठीक ऑपोजिट डेफिनेशन है। क्या है? ध्यान से देखना प्लीज। जैसे मैंने बोला यहां पर, जैसे मैंने बोला यहां पर कि इफ अ बॉडी रिगेन, इफ अ बॉडी, यहां पे थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, इफ अ बॉडी डज नॉट रिगेन, क्या लगाऊंगा? रिगेन से पहले डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज इवन आफ्टर, यहां पर मैं इवन लगाता हूं, इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, यहां पर क्या लगाना है? डज नॉट, यहां पर क्या लगाना है? डज नॉट regain its original shape and size even after removal of the deforming force, then this property is called plasticity। मैंने इसी में क्यों एडिट किया बच्चों? प्लास्टिसिटी इसी में इसलिए एडिट किया है क्योंकि मैं आपको समझा सकूं कि दोनों डेफिनेशन लगभग सेम है, थोड़ा सा ऑपोजिट है और चेंज करके हम याद कर सकते हैं आसानी से। बॉडी से टू बी प्लास्टिक, और ऐसी बॉडी को हम क्या बोलेंगे? प्लास्टिक, ठीक है। समझ आ रही बात? क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल, अब किसी रॉड है, कोई रॉड है, आप उस रॉड को क्या करा? आपने फोल्ड किया, थोड़ा सा फोल्ड किया, छोड़ दिया, आपने ओरिजिनल शेप पे चला गया। अभी ये किस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है? अभी ये बॉडी इलास्टिसिटी को शो कर रहा है, ठीक है। अब उस रॉड को आपने क्या करा? बहुत ज्यादा, ये रॉड है मान लो मार्कर को, आपने क्या करा? रॉड को बहुत ज्यादा और मोड़ दिया। रॉड को जरा और मोड़ोगे आप तो पता है क्या होगा? यहाँ पर रॉड को और मोड़ने पर वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, मतलब मुड़ जाएगा थोड़ा सा। जब वो थोड़ा मुड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल ये रॉड है हमारा, और रॉड पे आपने क्या लगा दिया? फोर्स लगा दिया और ज्यादा, ठीक है। यहां से आपने फोर्स लगाया, इस जगह से आपने क्या लगाया? फोर्स, ठीक है। तो रॉड कैसा हो जाएगा बच्चों? रॉड थोड़ा सा ना, रॉड थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, रॉड थोड़ा सा क्या हो जाएगा? टेढ़ा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा रॉड, पता है आपको। ऐसा होने के बाद और फोर्स लगाओगे तो और मुड़ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि बच्चों अब जो रॉड बन चुका है ये टेढ़ा, इस तरह से जो रॉड फोल्ड हो गया, ये अभी किस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है? प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। यानी कि ये बॉडी अब प्लास्टिक रीजन को गेन कर चुका है, ठीक है, प्लास्टिक प्रॉपर्टी को गेन कर चुका है। तो बच्चों कोई प्लास्टिक कोई चीज नहीं होती, प्लास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है। कैसे? इफ अ बॉडी डज नॉट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, अगर मैंने उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया और अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन नहीं कर रहा है वो, इसका मतलब है शेप एंड साइज इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, कि अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाता हूं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद भी अपने शेप एंड साइज को रिगेन नहीं करता है, देन दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी एंड द बॉडी इज सेड टू बी प्लास्टिक। और बॉडी को क्या बोलेंगे? प्लास्टिक बॉडी बोलेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा नेचर आ चुका है बच्चों? प्लास्टिक नेचर आ चुका है। क्लियर है? एक बॉडी के अंदर दोनों प्रॉपर्टी हो सकती है, इलास्टिक भी हो सकती है, प्लास्टिक नेचर भी हो सकता है उसके अंदर, क्योंकि अगर हमने डिफॉर्मिंग फोर्स थोड़ा सा लगाया है तो अभी इलास्टिक, ठीक है। अगर मैंने बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया, बॉडी मुड़ जाएगी,
तो प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी। क्लियर है? अब क्या है, ध्यान से देखना। अब क्या बॉडी, आपने एक टॉपिक सुना, एक वर्ड सुना होगा आपने कि परफेक्ट इलास्टिक बॉडी, परफेक्टली इलास्टिक। बच्चों परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कुछ भी नहीं होता, ध्यान रखना। वैसे डेफिनेशन अगर लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि फॉर बॉडी रिगेन इट्स शेप एंड साइज कंप्लीटली, लगा देना कंप्लीटली, आफ्टर रिमूवल द डिफॉर्मिंग फोर्स, देन इट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। ठीक है? एंड द परफेक्टली इलास्टिसिटी, इसको परफेक्ट इलास्टिसिटी बोलेंगे हम लोग, या परफेक्टली इलास्टिक बॉडी बोलेंगे। वैसे प्रैक्टिकल में कोई परफेक्टली इलास्टिक बॉडी नहीं होती है, पर डेफिनेशन के लिए हम लोग यहां से लगा सकते हैं। बस क्या करना है आपको, कंप्लीटली लगा देना। रिगेन इट्स शेप एंड साइज के बाद क्या लगाना है, कंप्लीटली। समझ रही बात? तो इसको परफेक्टली इलास्टिक बोलेंगे। और इसी में आप अगर जो अभी डेफिनेशन लिखी, इसी में अगर आप कंप्लीटली लगा दोगे शेप एंड साइज के बाद, तो ये बन जाएगा परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। ठीक है? क्या लगाना है, इफ अ बॉडी डज नॉट रिगेन इट्स शेप एंड साइज कंप्लीटली even after the removal of deforming force, then this property is called perfectly plastic body। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं इलास्टिसिटी को, प्लास्टिसिटी को, इलास्टिक ऑब्जेक्ट को, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट को। ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लोग बात करेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में। आज के टॉपिक में इतना है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और अगर आप नए उस चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।